हेलो दोस्तों, आज हमारा ये बीएनएस का नेक्स्ट लेक्चर है और ये एक लंबे ब्रेक के बाद में है। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये कंटिन्यू रहे क्योंकि कुछ काम इस तरह का लग गया था जिसकी वजह से काफी टाइम लग गया था, बीच में ब्रेक लग गया था। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से और अब कंटिन्यू रहेगी क्लास। ठीक है, और जल्दी से जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, एग्जाम से पहले तीनों चीजें आपकी बीएसए, बीएनएसएस और बीएनएस। तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला जो यहाँ पे हम पढ़ रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे, 79 सेक्शन तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से है विवाह से संबंधित जो ऑफेंस हैं, ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज। और ये जो है ये है सेक्शन 80 से लेकर 87 तक। ठीक है, और ये कोरिलेट किससे करता है? कोरिलेट करता है ये अब सेक्शन 304 बी आईपीसी और चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 जो 493 से लेकर के 498 तक के बारे में जो प्रोविजन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली सेक्शन है वो 304 बी से कोरिलेट करती है। तो यहाँ पर 304 बी यानी जो दहेज मृत्यु, डॉरी डेथ को डिफाइन करता है और उसके लिए पनिशमेंट की बात करता है। तो डॉरी डेथ है क्या? तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब किसी महिला की मृत्यु यानी डेथ किसी दाह मतलब बर्न करने से, जलने से, आग लगाने से, या शारीरिक क्षति के द्वारा यानी बॉडीली इंजरी हो बॉडीली इंजरी होती है उसके द्वारा हो जाती है मृत्यु, या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर, ठीक है ना, और सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा यानी नेचुरल डेथ नहीं होनी चाहिए, सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है। और कोर्ट के समक्ष में ये दर्शा दिया जाता है एविडेंस के द्वारा कि उस महिला को मृत्यु के कुछ पूर्व, ये जो समय है ना, इसको कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इंटरप्रेट किया गया है। तो मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति के द्वारा या पति के किसी नातेदार यानी रिलेटिव्स के द्वारा दहेज की मांग यानी डिमांड फॉर द डॉरी, है ना, दहेज की मांग के लिए या दहेज की मांग के संबंध में उसके साथ में क्रूरल्टी की थी या उसे तंग किया था, है ना। तो यहां पर जब ये दर्शा दिया जाता है तो वहां इस तरह की मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाता है। और जो पति होता है जो क्रूरल्टी करता है या उसका रिलेटिव जो होता है वो क्रूरल्टी करता है, उसकी मृत्यु कारित करने वाले समझे जाते हैं कि इन्होंने मृत्यु कारित किए हैं। ठीक है, तो यहां पर अब एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि जो दहेज शब्द है इसमें उसका अर्थ लिया जाएगा डॉरी प्रोविजन एक्ट यानी दहेज पच्चेद अधिनियम 1961 की जो सेक्शन 2 है उसमें जो दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर जो नेक्स्ट बात आती है ये तो हो गया डिफाइन, और ये हो गया यहाँ पे क्लॉज 2, 80 का क्लॉज 2 जो पनिशमेंट की बात करता है कि जो कोई दहेज मृत्यु कारित करता है यानी जो कोई डॉरी डेथ कमिट करता है उसको कारावास मिलता है जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी 7 वर्ष से न्यूनतम मतलब मिनिमम 7 वर्ष है, और जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। ठीक है, इतना उसको पनिशमेंट यहाँ पर मिलेगा। पनिशमेंट में कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं किया गया है। अब बात आती है यहाँ पर जजमेंट्स की। ठीक है, 304 बी को लेकर के जो जजमेंट है, इसमें जो जजमेंट है एक है माया देवी वर्सेस हरियाणा राज्य 2016 सुप्रीम कोर्ट। यहां पर एक तो दहेज मृत्यु की परिभाषा जो है वो बताई गई थी, जो धारा के फैक्ट है वो बताए गए थे, और जो सेक्शन 80 में जो फैक्ट दिए हुए हैं मृत्यु के कुछ पूर्व वगैरह इनको बताया गया था। ठीक है ना, तो मेन इसमें क्या था, जो दहेज मृत्यु है उसका अर्थ बताया गया था, और वही अर्थ वही है जो डायरेक्ट सेक्शन 80 में जो फैक्ट दिए हुए हैं। ठीक है ना, उसके बाद में इसके अलावा जो
जजमेंट है पवन वर्सेस हरियाणा राज्य, ठीक है, हीरालाल वर्सेस दिल्ली, ठीक है ना, और सतबीर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, ठीक। तो ये जो जजमेंट है, ये 3 जजमेंट, पवन सिंह बनाम हरियाणा राज्य, सतवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, हीरालाल बनाम दिल्ली, इन तीनों में ही सेक्शन में जजमेंट्स में 304 बी यानी जो 80 है और सेक्शन 113 बी इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें जो प्रयुक्त शब्द है ना कुछ पूर्व सून बिफोर, तो उस कुछ पूर्व का अर्थ बताया था कि ये कोई निश्चित अवधि नहीं है, बल्कि इसमें निकटता का सिद्धांत लागू होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें यही बताया था कि ये कोई निश्चित अवधि नहीं है, इसमें निकटता का सिद्धांत लागू होता है। उसके बाद में जो और जजमेंट है इससे रिलेटेड, उसमें आता है आपका कर्नाटक राज्य वर्सेस दत्ताराज 2016 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये बोला था कि जो पति या पति के नातेदार के द्वारा यानी रिलेटिव्स के द्वारा जो क्रूएल्टी की जाती है, उस क्रूएल्टी का प्रभाव, इफेक्ट और जो दहेज मृत्यु जो होती है मृत्यु, उसमें ठोस कड़ी साबित होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई लिंक उसमें इस तरह का होना चाहिए कि क्रूएल्टी की गई थी, क्रूएल्टी के बाद में ही दहेज मतलब क्रूएल्टी के बाद में ही मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, इसकी ठोस कड़ी इसमें बीच में होनी चाहिए। तो ये आपका 304 बी से रिलेटेड प्रोविजन हो गए। अब चाहे मेंस में आए चाहे प्री में, आपको इस तरीके से ही यहाँ पर इतना ही प्रोविजन आपको देना है। उसके बाद में यहाँ से 81 सेक्शन से यहाँ से आता है आपका चैप्टर नंबर 20, ठीक है, जो मैट्रिमोनियल ऑफेंस से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड, 493 से 498 सेक्शन आईपीसी। पहला है यहाँ पर 81 सेक्शन जो कि 493 सेक्शन से कोरिलेट करता है। विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष के द्वारा जो सहवास किया जाता है यानी कोहेबिटेशन किया जाता है कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुली का मतलब होता है प्रवंचना, है ना, धोखा दे करके। इंड्यूसिंग बिलीफ यानी विश्वास उत्प्रेरित करता है, उसे अपने झांसे में लेना, विश्वास दिला देना, किस बात का, लॉफुल मैरिज का, कि विधिपूर्ण विवाह हमारे बीच में हो गया है, ठीक है ना, उससे 4 फेरे उसके साथ में लेकर के ये कहना कि हमारे यहाँ 4 फेरे ही होते हैं और इसको विवाह माना जाता है ना, जबकि वो पता है कि वो झूठ बोल रहा है ना, तो प्रवंचना से हो गया डिसीटफुली। तो प्रत्येक पुरुष किसी ऐसी महिला को जो विधि पूर्वक उससे विवाहित ना हो और उसे ये प्रवंचना से यह विश्वास उसे करा देता है कि वह विधि पूर्वक लॉफुली उससे विवाहित है, मैरिड है, और इस विश्वास में उस महिला से अपने साथ में कोहैबिटेशन करने देता है या इंटरकोर्स वगैरह मैथुन कारित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना, ठीक। तो यहां से ही आपको आसान प्रोविजन है, रटने वाले प्रोविजन है, कोई ऐसा नहीं है कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो इसमें इतना ही याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 82 सेक्शन। 82 और 80 मतलब 82 जो सेक्शन है ना, इसी में ही आपका 494, 495 दोनों सेक्शन इसी में ही कवर हैं, फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज, ठीक है, जो बाइगेमी की बात करती हैं। तो यहां पर
जो 82 सेक्शन है वो कहती है पति या पति के जीवन काल में पुनः विवाह करना, है ना। और ये सेक्शन है 494 क्लॉज 1 जो है इसका 82 का, कि जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण से वॉइड यानी शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, तो फिर वहां पर उसको सजा मिलेगी 7 वर्ष तक का इम्प्रिजनमेंट, ठीक है ना, और फाइन साथ में। यानी पति या पत्नी के जीवन काल में रहते हुए विवाह करता है, ठीक है ना, जिसमें उसको शून्य घोषित किया जाता है। जो हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 पढ़ते हैं तो उसमें जो सेक्शन 11 है वहां शून्य विवाह की बात की गई है, ठीक है ना। 12 में वॉइडेबल ऑफेंस की, वॉइडेबल जो मैरिज होती है शून्य करनीय विवाह, और 11 में शून्य विवाह, ठीक है। तो यहाँ पर पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। इससे रिलेटेड जो केस हैं जिसमें आप पढ़ते हैं एबेटमेंट में, है ना, एक तो एबेटमेंट में दुष्प्रयोजन में पढ़ते हैं एम्परर वर्सेस उमी का केस, जिसमें वो पंडित जो होता है, पुरोहित जो होता है, वो अवैध विवाह कराता है और उसके लिए उसको दुष्प्रयोजन के लिए दोषी ठहराया जाता है, ठीक है ना। तो एम्परर वर्सेस उमी का केस है इसमें। उसके बाद में अभी इसमें एक्सेप्शन भी पढ़ लेते हैं और इसका जो सेकंड क्लॉज है वो भी पढ़ लेते हैं। देखो एक्सेप्शन तो कोई खास नहीं है इसमें। इस उपधारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं है जिसका ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय के द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया है। यानी जो पति या पत्नी के जीवन काल में दोबारा विवाह किया जाता है तो उस या तो पहला विवाह, जो पहला विवाह है वो क्या हो, कोर्ट के द्वारा शून्य घोषित हो, तो दूसरा विवाह वो बाइगेमी में नहीं आएगा, है ना। या अगर पहला विवाह शून्य नहीं है तो दूसरा विवाह शून्य घोषित ना हो, तो जब दूसरा विवाह शून्य है तो फिर भी वो बाइगेमी में नहीं आएगा, है ना। और न ही ऐसे किसी व्यक्ति पर है जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है यदि ऐसा पति या पत्नी उस पश्चातवर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति से 7 वर्ष तक निरंतर दूर रहा है ना, तब भी वो, मतलब हमें पहले विवाह की बात बताई गई है कि 7 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति, जैसे उसमें हम पढ़ते हैं ना हिंदू मैरिज एक्ट में कि 7 वर्ष तक उसने त्याग दिया हो तो वो वहां पर दूसरा विवाह कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको मृत मान लिया जाता है। और उस समय के भीतर ऐसे व्यक्ति के द्वारा यह नहीं सुना गया है कि वह जीवित है। तो जीवित होने की अवधारणा जो हम पढ़ते हैं 107 जो सेक्शन थी इंडियन एविडेंस एक्ट की, जो 110 हो गई, ठीक है ना, तो वहां पर भी ये प्रिजम्पशन कर ली जाती है कि वो व्यक्ति मर गया है जिसके बारे में 7 वर्ष से नहीं सुना गया है। परंतु ये तब जबकि ऐसा पश्चातवर्ती विवाह करने वाला व्यक्ति उस विवाह के होने से पहले उस व्यक्ति को जिसके साथ ऐसा विवाह होता है तथ्यों की वास्तविक स्थिति की जानकारी से उसको अवगत ना करा दे, यानी वह उसको बता दे कि पहले इस तरह से हो चुका है ना, कि 7 वर्ष वाला मामला, ठीक, और एक शून्य घोषित वाला मामला, 2 इसमें मामले रहते हैं। तो 2 पॉइंट की वजह से यहाँ पर पहले वाले विवाह को नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में जो दूसरा आ रहा है पॉइंट इसमें क्लॉज जो 495 से रिलेटेड है आईपीसी, कि जो कोई अपने पूर्व विवाह के तथ्य को उस व्यक्ति से छिपा करके, यानी जो सेकंड मैरिज कर रहा है तो सेकंड मैरिज वाली जो महिला है उस महिला से छिपा करके कि वह पहले से ही विवाहित है, उससे पश्चातवर्ती विवाह यानी बाद में उससे सब्सिक्वेंट जो मैरिज कहलाती है वो कर लेता है, तो वह उसको 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माना, ठीक है ना। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो, मतलब यहाँ पर क्योंकि सेकंड मैरिज कर रहा है वो उस सेकंड वाली जो सब्सिक्वेंट मैरिज जो कर रहा है सेकंड महिला जो है उससे छिपा करके कि वह पहले से ही विवाहित है,
तो यहाँ पर सजा क्या है, 10 वर्ष तक हो जाती है, जबकि पहले वाले क्लॉज में कितनी है, 7 वर्ष तक सजा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। उसके बाद में इससे रिलेटेड एक जजमेंट है लेटेस्ट, वो देख लेते हैं। उसमें क्या है, बाबा नटराजन वर्सेस एम रेव मी, ठीक है ना, रेव भी, ये केस है 2024 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या हुआ है कि जो 494 जो सेक्शन है, ठीक है, उस 494 के अपराध की जो नेचर है, प्रकृति है, वो इसमें बताई गई थी कि यह गंभीर अपराध है, गंभीर अपराध है। अब गंभीर अपराध इसको माना गया है। गंभीर का अर्थ हम क्या मानते हैं भाई, जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनको हम गंभीर अपराध मानते हैं, जबकि 494 का जो अपराध है वो कैसा अपराध है, असंज्ञेय अपराध है। तो असंज्ञेय अपराध है तो ये, यानी असंज्ञेय का मतलब है नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, असंज्ञेय हो गया, और संज्ञेय मतलब कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस जो होते हैं उसको हम ग्रीवियस ऑफेंस मानते हैं, ठीक है, जबकि 494 कैसा ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है। फिर भी इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या माना था, गंभीर अपराध माना था, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, ठीक है, और इसमें 494 में 7 वर्ष तक का कारावास है, यानी जो 81 का क्लॉज 1 है, ठीक है। तो इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट है इसमें 83। तो 83 जो सेक्शन है वो बात करती है 496 सेक्शन से कोरिलेट करती है, यानी विधिपूर्ण विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना, यानी मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, यानी आप उससे विधि पूर्वक विवाह नहीं कर रहे हो बल्कि कपट पूर्वक विवाह को पूरा कर ले रहे हो, है ना। तो इसमें मेन आपको जो याद रखना है 83 को, कपट फ्रॉडुलेंटली मैरिज को याद रखना है, ये इसी में ही वर्ड प्रयोग है फ्रॉडुलेंटली। तो जो कोई बेईमानी से यानी डिसऑनेस्टली या कष्टपूर्ण आशय से, कष्टपूर्ण नहीं है ये, कपटपूर्ण है, ठीक है ना, कपटपूर्ण आशय से यानी फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली इससे विवाहित होने का कर्म मतलब यह कार्य जो भी कर रहा है विवाह को पूरा करने का, यह जानते हुए पूरा करता है कि उसके द्वारा वह विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वो जानता है इस बात को, ठीक है ना। तब विवाह कर्म को जब पूरा करता है जानते हुए भी, जबकि वह विधि पूर्वक वो विवाहित नहीं है, तब वहां पर उसको पनिशमेंट मिलता है 7 वर्ष तक का और जुर्माने का, ठीक। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको याद रखना है, फ्रॉडुलेंटली जो मैरिज होती है डिसऑनेस्टली वो 83 सेक्शन में है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है 84 जो कि 498 सेक्शन से कोरिलेट करता है, यानी विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या उसको डिटेंड कर लेना, ठीक है, एंटिसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट ए मैरिड वुमेन, यानी कोई व्यक्ति है जो किसी महिला को, किसी महिला कौन सी है, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और इस व्यक्ति को, जो कोई यहाँ पर व्यक्ति है और ये व्यक्ति अन्य पुरुष की पत्नी होना वो जानता है, ठीक है ना, या उसके पास में विश्वास करने का वह कारण रखता है कि वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, और फिर भी उसको इस आशय से ले जाता है या फुसला कर ले जाता है, किस आशय से,
कि वह किसी व्यक्ति के साथ में उससे अनुचित संभोग करे, है ना, यानी इलिसिट इंटरकोर्स करे। वो अनुचित संभोग कहते हैं, इलिसिट इंटरकोर्स करे, या फिर इस इंटेंशन से ऐसी किसी महिला को डिटेन करता है, छिपाता है ना, या निरुद्ध करता है। कंसील करना या डिटेन करना, तो उसको जो सजा मिलेगी वो 2 वर्ष तक हो सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों। इससे उसको दंडित किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो ये 84 सेक्शन यहाँ पर है। अब देखो जो कि 498 सेक्शन है ये, ठीक है, 84 सेक्शन 498 है। तो इसमें जो बीच में बची है सेक्शन वो है 497, ठीक है। और 497 से रिलेटेड आपको जो याद रखना है, इसमें 2 केस आपको याद रखना है, 2-3 केस। श्रीमती सौमित्र विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 1985। इसमें सेक्शन 497 को संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। और उसके बाद में एक और केस है जिसमें संवैधानिक बताया गया था, यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस बम्बई राज्य 1954 सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों जजमेंट में, श्री सौमित्र विष्णु वाले में और यूसुफ अब्दुल अजीज वाले केस में 497 सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था, ठीक है। लेकिन जो लेटेस्ट जजमेंट है, जोसेफ सिने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट, इस जजमेंट में 497 सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था, असंवैधानिक ठहराया गया था। किसके बेस पर? आर्टिकल 14, 15 और 21 के बेस पर, ठीक है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है सेक्शन 85। सेक्शन 85 जो है वो कोरिलेट करती है आपकी सेक्शन 498 ए, और यह चैप्टर 20 ए है, ठीक है ना। चैप्टर 20 ए और 498 ए, यानी किसी महिला के पति या पति के नातेदार के द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। अब ये है, जो कोई किसी महिला का पति है, हस्बैंड है, या पति की कोई रिलेटिव्स हैं, वो ऐसी महिला के प्रति क्रूरता करते हैं, तो उनको पनिशमेंट मिलेगा 3 वर्ष तक, ठीक है ना, और जुर्माना। इसमें जो क्रूरता की डेफिनेशन है 85 सेक्शन में, ये 498 ए का जो एक्सप्लेनेशन है उसको यहाँ पे अलग सेक्शन बना दिया गया है 86 सेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्रूरता को डिफाइन किया गया है कि क्रूरता का अर्थ क्या क्या है, एक तरह से एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो ये कह रहा है कि क्रूरता के अंतर्गत में जानबूझ करके कोई भी ऐसा कंडक्ट किया जाता है, आचरण किया जाता है जो इस नेचर का है कि जिससे उस महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर दे, है ना। वुमेन को ऐसा सुसाइड करने के लिए उसको इंड्यूस करे, प्रेरित करने की, या फिर उस महिला के जीवन को यानी लाइफ को, उसके अंग को या उसके स्वास्थ्य को, स्वास्थ्य के अंतर्गत में मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही आते हैं, और उसको गंभीर क्षति या खतरा कारित करने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्रूरता होगी। दूसरा हो गया, तो ये तो हो गया एक आचरण, कंडक्ट, ठीक है ना, मारपीट वगैरह उसके साथ में करना, उसको गाली गलौज करना। दूसरा ये है कि उस महिला को तंग करना, हैरेसमेंट करना उसका, जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधि विरुद्ध मांग
को पूरा करने के लिए, प्रेरित करने की दृष्टि से, या उसके द्वारा या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार के तंग किया जा रहा है, इस प्रकार से। ठीक है ना, यानी उस महिला से मतलब जो इलीगली या अनलॉफुल डिमांड की जा रही है, ठीक है ना, कोई भी प्रॉपर्टी या मूल्यवान सिक्योरिटी यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए, और उसको हरास किया जा रहा है, या उस महिला से रिलेटेड जो व्यक्ति है उसको कोई भी प्रॉपर्टी यानी उनके माँ बाप को तंग किया जा रहा है कि आप हमें इतना पैसा भेजिए, आपने हमें इतने विवाह में इतना नहीं लगाया था, ठीक है ना, या फिर वैसे ही प्रताड़ित किया जा रहा है। ठीक, तो प्रताड़ित बोलते हैं प्रपीड़ित करना यानी कोerसन, जैसे जो हम सेक्शन 15 पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वहां पे कोerसन को डिफाइन किया गया है। ठीक है ना, तो प्रपीड़न वहां कोerसन करने की दृष्टि से या उसके द्वारा किसी व्यक्ति को, जो उससे रिलेटेड व्यक्ति है, उसको उस मांग को, उस डिमांड को, पैसे की जो मांग की जा रही है या वस्तु की मांग की जा रही है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, गाड़ी, इस तरह की मांग की जा रही है, उस मांग को पूरा करने में वो असफल हो रहे हैं, तो उस चीज के लिए तंग किया जा रहा है। तो यहां पर ये हो गया 85 और 86 दोनों कंप्लीट हो गए यहां पर। ठीक है, अब यहां पर जो मेन बात आती है वो है इससे रिलेटेड जजमेंट, 85 और 86 से रिलेटेड, क्योंकि यहां पर 85 498 ए है ना, इसका मिसयूज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से यहां पर जजमेंट भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जैसे एक है इसमें हरियाणा राज्य वर्सेस भजनलाल, ठीक है, 1992 सुप्रीम कोर्ट, ये जजमेंट है। इसमें आरोप लगाए गए थे क्रूरल्टी के, ठीक है ना, क्रूरल्टी के आरोप लगाए गए थे पति या पति के नातेदारों पर, और मेंटल हरासमेंट का, ठीक है ना, और वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट का इसमें आरोप लगाए गए थे, लेकिन उनको जो है वो सही नहीं पाया गया, तो इस वजह से इसमें भी दुरुपयोग के बारे में ही बात की गई थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट जजमेंट है वो कई बार पूछा गया है, प्रीति गुप्ता वर्सेस झारखंड राज्य, ये तो डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि 498 ए के दुरुपयोग से संबंधित जजमेंट कौन सा है, तो प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य का। ठीक, उसके बाद में फिर नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट जजमेंट, अरनेश कुमार वर्सेस बिहार राज्य, ठीक है, 2014 सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये बोला था कि जो 498 सेक्शन है, 498 ए, इसके अधीन प्रत्येक मामले में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, तो इसमें गिरफ्तारी से संबंधित बातें बोली थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपका राजेश शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, 2017 सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी 498 ए के दुरुपयोग के संबंध में दिशा निर्देश, कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शंस जो है वो दिए गए थे, व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। ठीक है, उसके बाद में फिर नेक्स्ट है एक अचिन गुप्ता वर्सेस हरियाणा राज्य, 2024 सुप्रीम कोर्ट। इसमें चूंकि 498 के जो प्रोविजन है उनकी रिव्यू करने यानी उस पर पुनर्विचार करने के लिए, रिव्यू करने के लिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट
सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मांगे गए थे कि इसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए जाएं। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 85 सेक्शन और 86 सेक्शन के प्रावधानों की समीक्षा करने यानी रिव्यू करने और उन पर पुनर्विचार करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से निवेदन किया था। लेकिन उसके बाद में भी फिर जब बीएनएस आ गई है तब भी इसमें ज्यों की त्यों एज इट इज ही 498 ए के प्रोविजन को ज्यों का त्यों इसमें रख दिया गया था। ठीक है ना। तो अभी भी ये एक विवाद का विषय बना हुआ है इसके दुरुपयोग को लेकर के। ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है इसमें वो है नितिन अहलूवालिया बनाम पंजाब राज्य 2025 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इसमें भी 498 के दुरुपयोग से ही संबंधित है और यही बोला गया था कि जो क्रिमिनल लॉ है इसको व्यक्तियों के बीच में जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, व्यक्तिगत संघर्षों का हथियार नहीं बनने देना चाहिए। तो ये बात इसमें बोली थी। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारी वो है 87। जो 87 सेक्शन है वो बात करती है आपकी 366 सेक्शन आईपीसी, यानी विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी महिला का किडनैपिंग करना या एब्डक्शन करना या उसको इंड्यूस करना, यानी किडनैपिंग, एब्डक्शन और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज इटीसी एक्सेट्रा। तो कोई व्यक्ति है जो किसी महिला का व्यभिचार या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए, यानी कोई व्यक्ति महिला का किडनैपिंग कर रहा है, एब्डक्शन कर रहा है, उसकी इच्छा के विरुद्ध कर रहा है और किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उसका कर रहा है एब्डक्शन, किडनैपिंग, उस महिला को विवश कंपेल करने के इंटेंशन से, आशय से, या वह विवश की जाएगी उसके उस कार्य के द्वारा, यह संभाव्य जानते हुए या इलिसिट इंटरकोर्स अनुचित संभोग करने के लिए उस महिला को विवश यानी कंपेल या विलुब्ध करने, है ना, यानी फोर्स करने के लिए, विलुब्ध करने के लिए, या वह महिला अनुचित संभोग यानी इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी, है ना, फोर्स या सेड्यूस की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए वो करता है उस महिला के साथ में, तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो मिलेगा 10 वर्ष तक का और जुर्माना साथ में। और अगर उस महिला को कोई व्यक्ति महिला को किसी अन्य व्यक्ति से इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से, या ये कि वह विवश या विलुब्ध यानी फोर्स्ड या सेड्यूस्ड की जाएगी, यह जानते हुए इस संहिता में यानी बीएनएस में परिभाषित आपराधिक अभित्रास के द्वारा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के द्वारा या प्राधिकार के दुरुपयोग से, जो अथॉरिटी है ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा उसका मिसयूज या विवश करने, कंपेल करने के अन्य साधन द्वारा उस महिला को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करता है, इंड्यूस करता है, वह भी 10 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो इस तरीके से ये इसमें सेक्शन है, आपको याद रखना है। 80 से 87 सेक्शन तक इसमें दिया हुआ है, जिसमें पहला 304 बी है, ठीक है ना, 80 में। फिर आपको याद रखना है 81 यानी 493, फिर 494, 95, 96, 97, 98 और 98 ए, ठीक है। इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। तो 81, 82 हो गया, 82 में ये दोनों आ जाएंगे, फिर यहाँ 83 हो गया, यहाँ 84 हो गया, फिर यहाँ
85 हो गया, यहाँ 86 हो गया, और फिर 366 के लिए आपका 87 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं। अब जो नेक्स्ट है इसमें वो दो तरह के क्लॉज और हैं, एक एबॉर्शन से रिलेटेड और एक बालकों के विरुद्ध अपराध से संबंधित। उन दो क्लॉज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें इतना ही, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।